हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करेंगे जीओसी को, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों, आप लोगों ने ना जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट टाइम हम लोग 11th क्लास में आज शुरू करने जा रहे हैं। तो इस वजह से आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है, इसी वजह से थोड़ा स्लोली चलेंगे, लेकिन मैं डीपली एक एक कॉन्सेप्ट आपको कवर कराऊंगा। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा तो आपको मेरे ख्याल से बहुत ढंग से सब कुछ समझ में आएगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आपके लिए रियली बुक में बहुत ईजी हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो को यहाँ से शुरू करता हूँ। सबसे पहले जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग देखेंगे कि बेसिक्स क्या है, ये निकल के कहाँ से आता है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक बनाया है। तो एज सच बुक्स देखोगे तो आपको ऐसा कोई टॉपिक मिलेगा नहीं। अब बुक्स में ऐसा टॉपिक नहीं है, फिर हम लोग ऐसा टॉपिक पढ़ा क्यों रहे? तो इसके पीछे एक स्पेसिफिक रीजन है, क्योंकि बेसिक के बिना कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना पॉसिबल नहीं है। आपको ये बात तो मेरे ख्याल से अच्छे समझ में आती होगी कि बेसिक के बिना आप कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपका बेसिक ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या कवर होता है कि आप बेसिक्स बिल्डअप करते हैं ताकि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म्स, इफेक्ट्स वगैरह सब कुछ आता है। वो जीओसी से आपका बेस बनता है कि किस तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर, रिएक्शन किस तरह से जाएगी, कार्बोकेटाइन कैसे शिफ्ट करेंगे, ये सब फिनोमिना कैसे चेक होंगे, ये सब फिनोमिना आपके जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वजह से हम लोग डिसाइड कर पाते हैं। तो यहाँ से हम लोग जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम जीओसी। जीओसी मतलब जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको जो कवर कराने जा रहा हूं, टाइप्स ऑफ फिशन। ये क्या बोल दिया आपको? टाइप्स ऑफ फिशन। तो एक्चुअली क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन आपने सुना होगा, कुछ तो फिशन बोल देते हैं ऐसा ही। तो टाइप्स ऑफ फिशन में क्या हम लोग बताएंगे। अब हम लोग देखेंगे कि बॉन्ड कितनी तरह से ब्रेक हो सकता है। कोई भी दो एटम्स के बीच में बॉन्ड है, वो कितनी तरह से ब्रेक हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ना बेसिक से केमिकल बॉन्डिंग आपको, यहाँ से मैं केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा सा यूटिलाइज कर रहा हूँ। केमिकल बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट आपको टाइप्स ऑफ फिशन में यूज करके आपको दिखा रहा हूँ। फिशन मीन्स बेसिकली बॉन्ड ब्रेकिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपके सामने एक सिंपल सा मॉलिक्यूल मैंने लिया, HF। अब आपको पता है कि इसमें ना इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्टेड होंगे एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। आप ऐसे दिखा सकते हैं या ऐसे दिखा सकते हैं, किसी भी वे में दिखाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्लोरीन की तरफ शिफ्टेड क्यों है? रीजन है इसके पीछे स्पेसिफिक, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो यहां पर होगा क्या, जब भी आपको बॉन्ड तोड़ना हो तो फ्लोरीन की टेंडेंसी ज्यादा होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेके चला जाएगा, जबकि हाइड्रोजन की टेंडेंसी होगी वो पॉजिटिव चार्ज को अटेन करेगा। बेसिकली जब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा था एज सच, कोई और डिफरेंट में बात नहीं कर रहा हूं, एज सच भी जब मॉलिक्यूल था तो इस हाइड्रोजन पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था और इस फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज था। अब ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव का मीनिंग क्या है? पार्शियल वर्ड यूज करते हैं हम लोग 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 0 हो या 1 हो या 0.5 हो, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। पार्शियल का मतलब 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू यहां पर पॉसिबल होगी। सो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे अपने को तोड़ना है बॉन्ड। अब बॉन्ड तोड़ने के बहुत सारे वेज हो सकते हैं, मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। मैं ये देखना चाह रहा हूं कि बॉन्ड टूट कैसे रहा है। तो यहां पर जब बॉन्ड टूटेगा तो फ्लोरीन की टेंडेंसी होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ लेकर के चला जाएगा, ऐसे दिखा देंगे। या आप अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखा रहे हैं तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप इसी चीज को सिंपली ऐसे दिखा सकते हैं, यहां पर बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं, और या इलेक्ट्रॉन्स मत दिखाइए आप ऐसे कीजिए, यहां से ये बॉन्ड है और इस बॉन्ड के बीच से एक एरो फ्लोरीन की तरफ आ गया। ये बेसिकली क्या डिनोट करना चाह रहा है, बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है दो इलेक्ट्रॉन्स को। यहां पर
जो बॉन्ड बीच में दिखा रखा है वो दो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ जा रहे हैं, इस वजह से मैंने क्या किया, बॉन्ड के बीच से एक एरो उठाया और फ्लोरीन की तरफ दिखा दिया। मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन कहां से कहां तक है, इस बॉन्ड से इस फ्लोरीन की तरफ। अब जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए तो आपके पास क्या रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा, H+ ऑक्टेन हो जाएगा और F- ऑक्टेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। अब सेकंड हम लोग बात करें, अगर आपके पास हो इस टाइप के जो फिशन, इस टाइप का फिशन जो होगा उसे क्या बोलेंगे, हेट्रोलाइटिक फिशन। तो वर्ड नोट कर लेना, हेट्रोलाइटिक फिशन, जहां पे क्या हुआ, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम की तरफ चले गए। हेट्रोलाइटिक फिशन के अंदर क्या होगा, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम की तरफ चले गए। जबकि सेकंड केस में जो बताने जा रहा हूं उसमें क्या होगा, होमोलाइटिक फिशन। हेट्रोलाइटिक में क्या हुआ, अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग। जो वर्ड में यूज कर रहा हूं वो अनसिमेट्रिकल, मतलब सिमेट्रिक तब होता जब दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चले जाते। अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग का मतलब क्या हुआ कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम की तरफ शिफ्ट किए हैं। अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग यहां पर होगा हेट्रोलाइटिक फिशन में। एग्जांपल आप फिर से लिखना चाहें तो आपको मैं एक और एग्जांपल लिख के दिखा देता हूं। मैं यहां पर उठा रहा हूं HOH और इसमें से मैं आपका OH- और H+ जनरेट कर रहा हूं। ये भी आपका हेट्रोलाइटिक फिशन है। नेक्स्ट मैं देखने जा रहा हूं होमोलाइटिक फिशन। होमोलाइटिक फिशन के अंदर क्या होगा, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग होगी। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल उठाता हूं, यहां पर मैंने एक डाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लिया है, मतलब दो हाइड्रोजन आपके पास हैं, दोनों के ठीक बीच में इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि आपको पता है दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो यहां पर अगर दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, यहां पर दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम है, तो मैं क्या बोलूंगा कि इसमें ना सिमेट्रिकल ब्रेकिंग होगा, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएंगे। यूजुअल टेंडेंसी जो होगा वो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग का होगा। कंडीशन हार्श कर देंगे तो हो सकता है कि अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग हो जाए, लेकिन अगर सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कराना है, मतलब नॉर्मल तरीके से ट्राई करेंगे, हीट या लाइट देकर के इस बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, तो आपके पास क्या होगा, बेसिकली सिमेट्रिकल ब्रेकिंग आएगा। सो यहां पर क्या होगा, सिमेट्रिकल फ्यूजन। इसको कैसे टूटते हुए दिखाएंगे, आप क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन आपने कहा इस हाइड्रोजन की तरफ गया, तो एक एरो इस तरफ, और इस एरो में ना पूरा एरो बनाने की बजाय आप ऐसे कीजिए, हाफ एरो बनाइए, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन गया है, और एक एरो इस तरफ जाएगा, इस साइड भी हाफ एरो बनेगा, मतलब दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल गए, है ना। अब आपको एक फंडा यहां से बड़ा सही से क्लियर हुआ होगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे तो उसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में हम लोग एरो को ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों एक बात आपको बहुत सही से क्लियर हो गई, जब भी आपको इलेक्ट्रॉन फ्लो दिखाना है कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है, तो उसको दिखाने के लिए आप उसी डायरेक्शन में एरोस ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बात समझ में आई सबको। मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलूं, मेरे ख्याल से ये बड़ा सही से समझ में आया होगा। अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग क्या होता है, सिमेट्रिकल फ्यूजन क्या होता है, अनसिमेट्रिकल फिशन क्या होता है। तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेकिंग मैंने आपको बताया। यहां से आपका जनरेट क्या होगा, यहां से एक चीज और बताना भूल गया,
यहां से आपके फ्री रेडिकल्स जनरेट होंगे, यहां से आपके फ्री रेडिकल्स जनरेट हो रहे हैं। ऊपर वाले में क्या आपके जनरेट हो रहे थे, ऊपर वाले में आपके आयंस जनरेट हो रहे थे, इसमें क्या जनरेट हो रहे हैं, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है दोनों के दोनों, और इसमें सिर्फ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका ऑक्टेट पूरा है, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा। तो पहला कॉन्सेप्ट आपका कवर हुआ टाइप्स ऑफ फ्यूजन। इसमें एक चीज और आती है कि कौन किसको फेवर करता है, तो ये मैं कुछ टाइम बाद इसकी मतलब कंडीशन क्या होती है, हेटेरोलाइटिक कब होगा, होमोलाइटिक कब होगा, मैं आपको कोशिश करता हूं, या बाद में ही डिस्कस करेंगे इसको, हम लोग थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के अंदर बेसिकली क्या आएगा आपका, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के अंदर क्या आएगा, वर्ड आपका सजेस्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन रहेगा, और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग की वजह से, परमानेंट हो या टेम्परेरी हो, जो इफेक्ट्स आएंगे उनको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग की वजह से जो इफेक्ट पड़ेगा मॉलिक्यूल के ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। मॉलिक्यूल या रिएक्शन या किसी पे भी कुछ भी इफेक्ट पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में अगर मैं बात करूं तो पहले दो चीजें, परमानेंट एंड टेम्परेरी। तो पहला चीज क्या है, परमानेंट। परमानेंट इफेक्ट के अंदर क्या क्या आएगा आपका, परमानेंट इफेक्ट की भी कैटेगरीज हैं, इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड थर्ड वन इज रेजोनेंस। कुछ लोग मेसोमेरिक भी बोलते हैं, लेकिन मैं तो आपको रेजोनेंस ही बोलूंगा। इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस। इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर क्या होगा, आपके जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी वो थ्रू सिग्मा बॉन्ड होगी, इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो थ्रू सिग्मा बॉन्ड होगी, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ये इफेक्ट शो करेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होगा, आपके पास सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बोथ आर इन्वॉल्व्ड, सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन से सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बोथ आर इन्वॉल्व्ड। रेजोनेंस में क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड। मतलब क्या होगा, इंडक्टिव में बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन को मैं यहां पे सिमिलर तरह से यूज कर रहा हूं, क्योंकि ये दोनों ही दोनों बेसिकली पार्ट ले रहे हैं, बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन से, इस वजह से मैं उसी टर्म्स में इसको यूज कर रहा हूं। आप यहां पे बॉन्ड भी लिख सकते हैं। इंडक्टिव में क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड की इन्वॉल्वमेंट, हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा पाई, रेजोनेंस के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स। टेम्परेरी इफेक्ट्स के अंदर क्या होगा, मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, मैं यहां पे टेम्प लिख के छोड़ दूंगा, भूल जाओ इसको अभी के लिए, अभी के लिए उसको भूल जाते हैं। परमानेंट इफेक्ट में पहला इफेक्ट उठाते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, बाकी सबको हम लोग भूल जाते हैं। पहले तो इसको कॉपी कर लो जल्दी से, इसको कॉपी करने के बाद हम लोग फटाक से इसको देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर क्या होता है, या स्क्रीनशॉट ले लो, आपको जो प्रिफरेबल लगे, या तो स्किप करके आप कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोग बात करें, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होगा, यहां पर पहली बात सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, तो उसकी हम लोग बात करते हैं। बाकी सब कुछ मैं हटा रहा हूं। इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है। बच्चों आपने ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बड़ा स्पेसिफिकली बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, आपका शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। जब आपके अंदर बॉन्ड हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से शिफ्ट करते हैं, जब आपके पास बॉन्ड हो तो आपके पास आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरह से, जब आपके पास दो एटम्स के बीच में बॉन्ड हो तो एक एटम की तरफ कई बार इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाते हैं और जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो शिफ्ट करते हैं। जैसे मैं अगेन आपके पास एग्जांपल में क्या उठा रहा हूं, मैं एग्जांपल में आपके पास अगेन HF ही ले रहा हूं।
क्योंकि मेरा तो अच्छा फेवरेट मॉलिक्यूल है। इससे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं, जेई में पूछा गया है, जेई एडवांस में भी पूछा गया है इसका स्ट्रक्चर। तो HF मॉलिक्यूल मैंने उठाया, इसके अंदर आपको पता था द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू शिफ्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, या ऐसे कहूं कि द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू पुल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगा, थोड़ा शिफ्टिंग तो होगा, कंप्लीट ट्रांसफर यहां पर नहीं है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर अगर आप देखना चाहें तो केमिकल बॉन्डिंग वाली सीरीज में जाकर के देख सकते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है, 4 होता है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना, 2.1। आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करना भी आना चाहिए, आपके पोलिंग्स का फॉर्मूला होता है, उसके थ्रू आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली क्या कहता है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन डायरेक्शन ड्यू टू ए ग्रुप प्रेजेंट। आपके पास एक कोई स्पेसिफिक ग्रुप होगा, उसकी वजह से जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये कॉन्सेप्ट कहां से है, बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम लोग क्या बात करते थे, सिंगल एटम के बारे में बात करते थे, जबकि यहां पर जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट है, यहां पर हम लोग एक ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करते हैं। ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे, अब देखो मैं कहूं आपको मेरे पास एक फ्लोरीन है और एक है NO2। NO2 कैसा दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा क्या कुछ, NO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, फ्लोरीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा। इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये नाइट्रोजन कौन सा चार्ज कैरी कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज। इस फ्लोरीन के पास कैसा चार्ज, कोई चार्ज नहीं। तो इसकी टेंडेंसी ऐसे नहीं होनी चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ करे, कहीं से भी ये कनेक्टेड है, मान लो किसी कार्बन चेन से कनेक्टेड है, किस कार्बन से कनेक्टेड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा शिफ्ट होने चाहिए। क्योंकि 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 देखो, और एक तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, ऊपर से इसके साथ दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कनेक्टेड हैं, यहां पर और यहां पर, इसके साथ दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं, ये वाला और ये वाला, ये भी तो कुछ इफेक्ट डालेंगे, ये भी तो इलेक्ट्रॉन पुल करेंगे नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन पुल करेंगे तो नाइट्रोजन की टेंडेंसी होगी कि वो कार्बन से और ज्यादा विड्रॉ करे। तो ये निकालेंगे कैसे, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, इसका ऑर्डर ऑलरेडी आपको गिवन है, मैं आपको दे दूंगा यहाँ पे। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप ट्राई कर सकते हैं, इस ऑर्डर से आप निकाल सकते हैं किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किस ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, किसका कम है। तो मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट की मैं यहां पर आपको इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन बोलता हूं, उसके बाद आप ट्राई कीजिए कि किस, फिर उसके बाद मैं आपको ऑर्डर मेंशन कर दूंगा कि किस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम लोग क्या बोलते थे कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी कर सकता है, दोनों चीजें पॉसिबल हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में दोनों चीजें हैं, जबकि आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी था। तो बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग का एक कॉन्सेप्ट उठाया और उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया। तो पहले मैं आपको बात करता हूं कि कैसे ये काम करेगा। डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं। नॉर्मल कार्बन इसका डेफिनेशन जो होगा वो ये होगा, इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन बेसिकली क्या कहती है, दैट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन ग्रुप, द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन ग्रुप इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। शिफ्टिंग कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, सो इट कैन बी आइदर प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट। यहां पर क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट भी हो सकते हैं और हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो गए, दोनों बातें हो सकती हैं, पॉसिबल दोनों सिनेरियो है। तो इस वजह से एक को क्या बोल देंगे, प्लस आई इफेक्ट, जबकि दूसरे वाले क्या बोल देंगे, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, जबकि प्लस आई इफेक्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा। अगर खुद से इलेक्ट्रॉन दे ग्रुप
उसकी वजह से क्या होगा, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगा, पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज आएगा। देखिए सिंपल सा क्या पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या बकवास किए जा रहा हूं वो देखते जाइए। जैसे मैंने आपके पास एक क्लोरीन कनेक्ट कर दिया कार्बन चेन से, मैं हाइड्रोजन यहां पर नहीं दिखा रहा हूं, उसका कोई मतलब भी नहीं है यहां पर, मैं यहां पर दिखा रहा हूं कि क्लोरीन एक कार्बन चेन से कनेक्टेड है। अब क्या होगा, आपने बताया कि क्लोरीन पर सर डेल्टा माइनस चार्ज आएगा। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से क्या होगा, क्लोरीन पर डेल्टा माइनस चार्ज आएगा। और जब ये डेल्टा माइनस चार्ज आया होगा तो क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट किए होंगे। इलेक्ट्रॉन जो समझना है यहां पर ध्यान से, इलेक्ट्रॉन क्या किए, क्लोरीन की तरफ शिफ्ट किए हैं। और इस चीज को मैंने 3 एरो से दिखाया। अब ये 3 एरो का क्या लॉजिक है, लॉजिक समझाऊंगा, 1 सेकंड रुको जस्ट। 3 एरो से दिखाया कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट किए हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट किए तो इस पे क्या चार्ज आएगा, डेल्टा प्लस चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आया तो ये अगले कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा। बच्चों ये बात बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यही मेन कॉन्सेप्ट है। यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आया तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया या कम हुआ, पॉजिटिव चार्ज आया उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुआ है। यहां पे पॉजिटिव चार्ज आया मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके चले गए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया, कम हो गया। तो बच्चों ये बात मेरे ख्याल समझ आई होगी कि कम क्यों हुआ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुआ है। जब यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुआ तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हुआ है तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट वाले से वापस से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने लगेगा। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा, इसने क्या किया, उससे अगले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लिया। मतलब इसने यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए तो इस पर भी क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, लेकिन यहां पे डेल प्लस चार्ज, मतलब पार्शियल का भी पार्शियल, मतलब बहुत थोड़ा सा चार्ज इस पे भी आया है, इस नेगेटिव सरफेस पे, पॉजिटिव इस पे भी आया, इस पे भी आया और अगले वाले पे भी आ जाएगा, इससे भी, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये क्या करेगा, अगले वाले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। अब अगले वाले से अगर इस बॉन्ड से भी इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो गए, इस कार्बन की तरफ, इलेक्ट्रॉन बेसिकली कहां से कहां जा रहे हैं, यूं, इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन ये वाली है, इस कार्बन से इस कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इस बॉन्ड से खींचे हैं, फिर इसके बाद इस बॉन्ड से, फिर इस बॉन्ड से। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उतने ही एरो में दिखा रहा हूं। अब 3 ही क्यों, क्योंकि क्या होता है कि 3 कार्बन के बाद हम अज्यूम करते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट खत्म हो जाता है। ये जो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू विड्रॉइंग है, ये किसी ग्रुप का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट है, ये 3 बॉन्ड के बाद एंड हो जाता है। अजम्पशन ये है कि 3 बॉन्ड के बाद इलेक्ट्रॉन इफेक्ट, आफ्टर 3 बॉन्ड्स द इंडक्टिव इफेक्ट विल बी डेड, ये अजम्पशन है, ठीक है। कई बार आपको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से ज्यादा में भी आपको लगाना पड़ेगा, तो उस पर संकोच मत करना। यहां पर इतना समझो कि 3 कार्बन के बाद यूजुअली क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट को अज्यूम किया जाता है कि ये खत्म हो चुका है। और इस पर चार्ज क्या आएगा, डेल प्लस, मतलब बहुत थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, यहां पे बहुत थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आया। मेरे ख्याल से बच्चों ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद मेरे ख्याल से इस चीज को समझाने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आया है और किस तरह से ये ग्रुप ने इस कार्बन चेन पे इफेक्ट डाला है। इस कार्बन चेन पर इस ग्रुप का क्या इफेक्ट हो आपको मेरे ख्याल से अच्छे तरह से नजर आया होगा। इस चीज को हम लोग बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट इस चीज को बोला जाता है। अब आप देखिए माइनस आई का ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले वो वाले ग्रुप्स जिन पर पॉजिटिव चार्ज आता है वो सबसे पहले आएंगे, जैसे Nr2+। इस पर नाइट्रोजन पे साफ साफ दिख रहा है कि पॉजिटिव चार्ज आया है, तो ये क्या होगा आपका सबसे पहले आएगा। फिर यह हाईएस्ट है,
माइनस आई, मतलब ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। फिर क्या आएगा आपका SR2, और यहां पर भी प्लस चार्ज है। पहले NR2, फिर SR2, फिर NH3 प्लस। अगेन आपको दिखाई दे रहा होगा पॉजिटिव चार्ज के ऑर्डर में चल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट क्या होगा NO2। ऑल्दो NO2 के अंदर भी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बट होता क्या है कि जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया है, NO2 का स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको बनाई दिखाया था, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज था, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करता है। तो इस वजह से NO2 का जो नंबर है वो इन सब के बाद आएगा। नेक्स्ट जो आएगा वो आपका आएगा साइनाइड, CN, C ट्रिपल बॉन्ड N। उसके बाद है आपका SO2AR। ये एराइल ग्रुप है, AR का मतलब एराइल ग्रुप है, बाद में डिस्कस करेंगे एराइल क्या होता है। फिर उसके बाद क्या आएगा COOH। उससे नेक्स्ट क्या होगा आपका FClBr, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मेरे ख्याल से ये बात समझ आई होगी। फिर उसके बाद क्या आएगा OAR, अराइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन। उसके बाद क्या आएगा COOR। R ग्रुप किसी भी कार्बन चेन को बोलेंगे, एल्काइल कोई भी ग्रुप हो तो वो R हम लोग लिख देते हैं। फिर OH आएगा, फिर क्या आएगा C डबल बॉन्ड O R। उससे नेक्स्ट क्या आएगा आपका SH, फिर क्या आएगा SR, फिर क्या आएगा OH, फिर क्या आएगा C डबल बॉन्ड C R2, सॉरी पहले C ट्रिपल बॉन्ड C कर R कर दो, पहले C ट्रिपल बॉन्ड C R, फिर उसके बाद क्या आएगा AR अराइल ग्रुप, एंड लास्ट में क्या आएगा C डबल बॉन्ड C R2। तो बच्चों मेरे ख्याल से ये ऑर्डर अब आप लोग कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके आप इसको लिख लो जल्दी से। तो बच्चों अब तक हम लोगों ने माइनस आई इफेक्ट और उसका ऑर्डर देखा कि ये कैसे काम करता है, होता क्या है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्लस आई, मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं वो वाले ग्रुप्स कौन से होंगे। तो प्लस आई इफेक्ट के अंदर मैं बात करूं तो आपके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है। इसके अंदर जैसे कि मैं आपके कार्बन चेन से एक ग्रुप कनेक्ट कर देता हूं, इस बार मैं क्या करता हूं, आपको एक अलग सा एग्जांपल देके दिखाता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इंडक्टिव इफेक्ट कहां थोड़े से अलग हो जाते हैं। देखो ऑक्सीजन देखने में लगता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन देखने में क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या, सॉरी ऑक्सीजन क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। यहां पे 3 एरो इस तरफ, ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ 3 एरो, कार्बन पे कौन सा चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहां पर कौन सा चार्ज, पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहां पर कितने एरो, 2 एरो।
फिर यहाँ पे कितना एरो एक है और यहाँ पे पार्शियल 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 पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे बहुत कम पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव नेगेटिव, अरे मैं बहुत बड़ी मिस्टेक कर गया हूँ, यहाँ पे हर जगह नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए हैं तो कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। इस पे इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन कम नहीं हुए, तो इस वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज है। इस वाले पे भी नेगेटिव चार्ज, इस वाले पर भी नेगेटिव चार्ज, हर जगह, लेकिन ये वाला सबसे कम नेगेटिव, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा। अब ऑर्डर क्या होगा, तो यहां पर भी ऑर्डर स्पेसिफिक है। उसमें सबसे पहले कौन से आए थे, जिन पे पॉजिटिव चार्ज था, उसमें सबसे पहले कौन से ग्रुप आए थे, जिन पे पॉजिटिव चार्ज था। इसमें सबसे पहले वो वाले ग्रुप्स आएंगे जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज वाले ग्रुप। तो सबसे पहले मैं कौन सा उठा लेता हूं, O-, फिर कौन सा उठा लो, COO-, नहीं, इस पे भी तो नेगेटिव चार्ज होता है। फिर देखो कौन सा ग्रुप होगा, एराइल ग्रुप, कार्बन चेन वाला ग्रुप, एक कार्बन के साथ 3 कार्बन चेन ग्रुप कनेक्टेड हो, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेट, कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ नहीं करेगा, डोनेट करता है। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है इनमें से कहीं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होते हैं। लेकिन अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, मतलब एल्काइल चेन है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। नेक्स्ट आप देखिए, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, दो एल्काइल चेन। फिर आप देखिए, एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन चेन, और लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 कार्बन, 3 हाइड्रोजन। ऑर्डर कुछ ऐसे कर लीजिएगा, ओके। और उसके लास्ट क्या आएगा आपका, ड्यूटेरियम, और सबसे लास्ट में क्या आएगा, हाइड्रोजन। ये प्लस आई के ग्रुप्स हैं, प्लस आई का ऑर्डर ये वाला होता है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ये आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर मैं एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करता हूँ। पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं हटा रहा हूं इसको। तो सबसे पहले हम लोग इसकी एप्लीकेशंस में देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर इंडक्टिव इफेक्ट सच में रोल प्ले कर रहा है, तो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू भी हम लोग एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखिए, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो लगाते हैं वो हम लोग चेक करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। जब भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर चेक करने हो ना, तो कॉन्जुगेट बेस बनाओ। मतलब क्या करो, हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, जो नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज आएगी उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। एसिडिक स्ट्रेंथ जब भी चेक करेंगे तो जो एसिडिक हाइड्रोजन होगा ना, उसको निकाल दो वहां से। एसिडिक हाइड्रोजन निकालने के बाद जो स्पीशीज बचे, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, उसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी कि एसिडिक स्ट्रेंथ कितना था। बेसिकली मैं आपके सामने कंपाउंड लिख रहा हूं CH3COOH। ये क्या करता है, ब्रेक कर जाता है H प्लस CH3COO-। अब मैं यहां पे इक्विलिब्रियम का एक कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं वापस से। आपने ली-चैटलियर प्रिंसिपल में सुना होगा, अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ पुश होगी। मतलब अगर मैं कहूं कि ये कॉन्जुगेट बेस, इसको क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस। इसकी स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है कंपेयर टू द एसिड, एसिड से कंपेयर नहीं करना है, दो कॉन्जुगेट बेस को ही कंपेयर करना है। तो यहां पे कॉन्जुगेट बेस की अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो मैं कहूंगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश हो रही है। ली-चैटलियर प्रिंसिपल ऐसा बोलता है। आपको याद हो तो ली-चैटलियर प्रिंसिपल देख लेना, भूल जाते हो बार बार। तो कॉन्जुगेट बेस कैसे देखेंगे,
आप क्या कीजिए, जो एसिड है उससे एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए, जो बच जाए वो आपका क्या बच जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। अब कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी में आपको एक सिंपल सी चीज दिखाता हूं। मैं C की जगह ले लेता CF3COOH, यहां पर भी ऐसा ही होता, H++CF3C डबल बॉन्ड O माइनस, ऊपर वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूं CH3C डबल बॉन्ड O माइनस। इन दोनों में से किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा? तो मैं देखूंगा कि CF3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, यहां पे CF3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है वाया सिग्मा बॉन्ड। CF3 जो ग्रुप है वो -I लगाएगा और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। CH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मतलब CF3 और CH3 देखें तो CH3 की वजह से इस ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने का क्या मतलब है, इस पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन ये इसको पकड़ा रहा है, इसके पास पहले से फालतू इलेक्ट्रॉन थे, उसको बोला ले और ले, खुश हो जाओ, तो इसको थोड़े से और इलेक्ट्रॉन इसने पकड़ाए। इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, बोले दे दे मुझे, तेरे पास फालतू पड़ा है, फालतू रुपया है तो मेरे को दे दे। तो इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया और इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इस वजह से यहां पे क्या होगा, स्टेबिलिटी इसकी डिक्रीज कर जाएगी। स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, विल बी लेस। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। दोनों कंपैरेटिव बात कर रहा हूं मैं। नीचे वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए हैं, नेगेटिव चार्ज को हटाया है। हर एक स्पीशीज चाहता है कि वो न्यूट्रल की तरफ जाए या ऑक्टेट कंप्लीट की तरफ जाए। ऑक्टेट कंप्लीट दोनों स्पीशीज का है। न्यूट्रल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने पड़ेंगे। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कौन सा कर रहा है, नीचे वाला कर रहा है। सो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, नीचे वाली स्पीशीज ज्यादा स्टेबल है। मतलब क्या कहूंगा, CF3COOH is more acidic than CH3COOH। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए आप मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों, एक चीज और इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट था जो मैं मिस कर गया था। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा। आपके पास कोई भी स्पीशीज हो जिसके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट हो, चार्ज नहीं हो, ऑक्टेट कंप्लीट हो, चार्ज नहीं हो, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। फिर उसके बाद ऐसे स्पीशीज जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट हो लेकिन चार्ज हो, वो उससे थोड़ी कम स्टेबल होती है, लेकिन रिलेटिवली ये भी काफी स्टेबल है। सबसे अनस्टेबल स्पीशीज वो होंगी जिनमें ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट हो और चार्ज भी आया हो। तो ये चीज ध्यान रखनी है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में ऑक्टेट इनकम्प्लीट एंड चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर ऑक्टेट कंप्लीट चार्ज, एंड लास्ट में ऑक्टेट इनकम्प्लीट एंड चार्ज स्टेबल। लास्ट में क्या आएगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट एंड चार्ज स्पीशीज, ये सबसे कम स्टेबल है। एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में मैंने आपको बताया। एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, इंडक्टिव इफेक्ट में डिस्टेंस डोमिनेट्स ओवर चार्ज, डोमिनेट्स ओवर चार्ज। मतलब क्या है इस बात का, देखिए मैं आपके सामने दो एग्जांपल लिख रहा हूं, CH2F CH2 एंड COOH, CH3 CHCl COOH। इन दोनों स्पीशीज में किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। तो सबसे पहले कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो क्या बनेगा आपके पास, यहां पे देखिए CH2F CH2 COO माइनस, और यहां पे क्या बनेगा CH3 CHCl और यहां COO माइनस। इसमें से कौन ज्यादा स्टेबल होगा,
तो मैंने जो वर्ड बोला डिस्टेंस डोमिनेट्स ओवर चार्ज, मतलब यहां पर फ्लोरीन का डिस्टेंस ज्यादा है लेकिन चार्ज भी उसका ज्यादा है। क्लोरीन का डिस्टेंस कम है लेकिन उसका चार्ज भी कम है। तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्टर हैं कि आपके पास फ्लोरीन जो कि ज्यादा विड्रॉ करना चाहिए लेकिन वो दूर है, जबकि क्लोरीन कम विड्रॉ करना चाहिए लेकिन वो नजदीक है। तो क्लोरीन डोमिनेट करेगा क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस जो है वो चार्ज के ऊपर डोमिनेट कर रहा है। तो इस वजह से ये वाली स्पीशीज की एसिडिटी ज्यादा होगी ऊपर वाली स्पीशीज से। ये बात समझ में आई मेरे ख्याल से। एक और लाइन में बोल रहा हूं, नंबर डोमिनेट्स ओवर पावर, नंबर डोमिनेट्स ओवर पावर, ये आपको समझना है कि क्या है, बट इस लाइन को भी आपको यूटिलाइज करना है। और कौन से एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर के बारे में मैंने आपको बोला कि ये इंडक्टिव फैक्ट से आपका डिटरमाइन कर सकते हैं, और आप बेसिक स्ट्रेंथ भी इसी वे में डिटरमाइन कर सकते हैं। ऐसा कहूं कि मैं एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to minus I effect। माइनस आई इफेक्ट के एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि बेसिक स्ट्रेंथ जो है आपकी वो आपकी प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी। तो ये दो फंडे आपको ध्यान रखने हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में, बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में कैसे देखना है। तो बेसिक स्ट्रेंथ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, जबकि एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बेसिक स्ट्रेंथ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, जबकि एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। मेरे ख्याल से बच्चों यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। एक और चीज आप निकाल सकते हैं डायपोल मोमेंट, लेकिन डायपोल मोमेंट में मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको पता है कि ऑर्डर क्या है और किस ऑर्डर में आपके बॉन्ड्स में डायपोल मोमेंट आएगी। डायपोल मोमेंट भी एप्लीकेशंस में आएगी, लेकिन डायपोल मोमेंट आप इजीली देख सकते हैं। तो एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में मैंने आपको बोला, डायपोल मोमेंट के बारे में आपको बोला। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, ये जब मैं इंटरमीडिएट्स पढ़ाऊंगा तब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स कैसे एसिडिक और बेसिक कैसे इंडक्टिव इफेक्ट पे ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कौन सा कॉन्सेप्ट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, तब आपको समझाऊंगा कि इंडक्टिव इफेक्ट वहां पे क्या इफेक्ट डालता है। एंड लास्ट में रिएक्टिविटी इन केस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में भी ये काफी यूजफुल रहेगा, लेकिन वो सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बेसिक मेरे ख्याल से यहाँ पर एंड होता है। इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे आज हम लोग फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों को भी बोलिए, जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतना अच्छा है, आपको फायदा होगा। थैंक यू।